दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो हम लोग 7वां चैप्टर देख रहे थे, सेल एवं बैटरी, उसका यह दूसरे भाग का वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने कई सारे टॉपिकों पर चर्चा किया था, जैसे इलेक्ट्रोलाइट, आयंस, एनियंस, कैटियंस, इन सारी चीज़ों पर चर्चा किया था। मुझे उम्मीद है कि जिन चीज़ों को मैंने पिछली वीडियो में समझाया था वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब आज की इस वीडियो में हम लोग एनोड, कैथोड और कई सारे टॉपिकों पर डिटेल में चर्चा करेंगे, समझेंगे कि इनका क्या मतलब होता है और इसकी कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा है एनोड। अब एनोड क्या होता है? देखिए, कोई अगर बैटरी है हमारी तो वह बिना एनोड और कैथोड के वह बैटरी हमारी नहीं चल सकती है। कोई भी हमारी बैटरी हो उसमें एनोड और कैथोड की दो रॉड, मतलब कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि एनोड कैथोड जो होता है वह एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, दो ही चीज़ें तो होती हैं, चाहे आपका एसी सप्लाई अगर आप ले लें वो, और चाहे आप डीसी सप्लाई ले लें वो। दोनों सप्लाइयों में इसमें क्या होता है, फेस होता है और न्यूट्रल होता है, जो आपका एसी सप्लाई होता है। लेकिन जो आपकी डीसी सप्लाई होती है उसमें पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, बस दोनों सप्लाइयों के जो पॉजिटिव, इसको भी हम पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, कुल मिलाकर के समझने के लिए। लेकिन वो होता है फेस और न्यूट्रल एसी सप्लाई में, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। बस डीसी सप्लाई में ये अंतर होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है और एसी सप्लाई में हमारे फ्रीक्वेंसी होती है। बस दोनों सप्लाइयों में बस यही एक अंतर होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है और इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, बस इतना सा अंतर होता है। तो अब जो एनोड कैथोड होता है वह हमारी डीसी सप्लाई के अंतर्गत ही इसी में यूज होता है। कैसे? देखिए, जो हमारा एनोड होता है या वह प्लेट या इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रोलाइट के घोल में जाती है। मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियोस के दौरान कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनता है, शुद्ध जल जो होता है वो हमारा विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल में विद्युत का प्रवाह हम नहीं करा सकते, तो अब हम उसमें विद्युत का प्रवाह कैसे कराएंगे? उसमें हम क्या करेंगे, बूंद बूंद करके H2SO4 जो हमारा तेजाब होता है, H2SO4, उसको हम बूंद बूंद करके शुद्ध जल में हम डालेंगे। तो क्या होगा कि यह जो होता है हमारा H2SO4 यह विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन जो शुद्ध पानी होता है, शुद्ध जल होता है, वह विद्युत का कुचालक होता है। तो अब कुचालक में तो विद्युत का प्रवाह कर नहीं सकते हैं हम, अब इसमें हमारा विद्युत का प्रवाह हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसी को हम जो H2SO4 होता है इसको हम बूंद बूंद करके इस शुद्ध जल में हम डालते हैं, जिससे क्या होता है कि अशुद्धियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, और मिलने से, अशुद्धियाँ मिलने से H2SO4 की वजह से यह जो शुद्ध जल होता है वह, उसमें अशुद्धियाँ मिल जाती हैं और वह कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। कुल मिलाकर के इसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है। तो जो हमारा एनोड होता है या क्या करता है कि जब कन्वेंशनल करंट, ठीक है, अब कन्वेंशनल करंट क्या होती है? देखिए, देखिए जो हमारी सप्लाई होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। तो जो हमारी कन्वेंशनल करंट होती है, ठीक है, कन्वेंशनल करंट जो हमने पिछली वीडियोस के दौरान पढ़ा भी था, अभी भी आप डिटेल में थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा अभी आपको, ताकि जो आपका एनोड है वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारी कन्वेंशनल करंट होती है वह नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की ओर चलती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है वह नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। यह हमारी पुरानी अवधारणा थी। वर्तमान समय में क्या अवधारणा है हमारी कि जो हमारी करंट इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं। वर्तमान समय में यह इलेक्ट्रॉनिक करंट है और यह हमारी कन्वेंशनल करंट है, ठीक है। तो अभी क्या है, हम एनोड की तरफ चल रहे हैं, एनोड पे बात कर रहे हैं। तो एनोड क्या होता है, वह प्लेट या इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा कन्वेंशनल करंट मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो करंट हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के घोल में जाता है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस तरह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह से मूव करते हैं, इधर से आए और इधर से निकल गए, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब
यह वह प्लेट है जो बैटरी में तथा सप्लाई के मेन धन सिरे से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम एनोड बोलते हैं। मतलब जो सिरा हमारा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होता है उसको हम एनोड बोलते हैं। अब उसका काम क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि जब एनोड क्या है कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉनों का मूव होता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो कहाँ पे वो चलेंगे, ऐसे तो चलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ चूंकि यह बैटरी के अंदर ये पड़े हुए होते हैं एनोड और कैथोड, तो यहाँ बीच में हमारा इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनता है, मैंने बताया आपको कि शुद्ध जल में बूंद बूंद करके हम तेजाब डालते हैं तो वह इलेक्ट्रोलाइट में बदल जाता है। तो उसी अब वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है हमारा पूरा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो अब जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जब हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो यह जो होता है हमारा एनोड जो होता है वह पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वही हमारा एनोड होता है। ठीक है, अब आइए हम कैथोड को भी समझ लेते हैं। कैथोड क्या होता है? कैथोड क्या है, मतलब समझ लीजिए यह हमारा पॉजिटिव सिरे से जो जुड़ा होगा वही हमारा एनोड होता है। कैथोड क्या होता है? यह वह प्लेट या इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा करंट इलेक्ट्रोलाइट में से वापस बैटरी की ओर जाता है, वापस बैटरी की ओर जाता है। यह वह प्लेट है जो बैटरी की सप्लाई ऋण सिरे से जुड़ा हुआ होता है। तो जो ऋण सिरे से जुड़ा हुआ होगा वह हमारा कैथोड होगा और जो हमारा धन सिरे से होगा उसको हम एनोड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैटरी के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहां से जब ये देखिए आए और बैटरी के अंदर चले गए, ठीक है, आए और बैटरी के अंदर चले गए इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं, तो यह कहां से होगा, यह हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा। नेगेटिव टर्मिनल पे सीधे जो हमारा कनेक्शन होगा वह हमारा कैथोड होगा और जो हमारा पॉजिटिव सिरे पे जो कनेक्शन होगा वह हमारा एनोड होगा। अगला है हमारा एटॉमिक भार। देखिए अब एटॉमिक भार क्या होता है, यह किसी तत्व के एक परमाणु का भार होता है। जो हमारा एटॉमिक भार होता है, एक परमाणु का भार होता है जब इसकी हाइड्रोजन के परमाणु से तुलना की जाती है जिसका भार 1 इकाई माना जाता है। ठीक, मतलब जिसका कोई भी हमारा तत्व हो उसके एक परमाणु का जो भार होगा उसी को हम एटॉमिक भार बोलते हैं। वह कुल मिलाकर के अब यह एटॉमिक भार आता कहाँ से है, यह हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उससे इसकी तुलना की जाती है। कोई भी तत्व हो उसका जो भी हम परमाणु भार निकालेंगे वह हमेशा हाइड्रोजन के ही उससे तुलना की जाएगा, हाइड्रोजन के ही परमाणु से तुलना किया जाएगा। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वह हमारा बेस होता है और उसका जो जिसका जो भार होता है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका जो भार होता है वह 1 इकाई होता है, मतलब 1 होता है जो हमारा हाइड्रोजन होता है, इसीलिए उससे उसकी तुलना की जाती है। मतलब इसके बाद जितने भी हमारे जो हमारा टेबल है, हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी है ना, उसके अनुसार ही उसमें जितने भी नंबरिंग दिए गए हैं, इसलिए पहले नंबर पे हाइड्रोजन और हीलियम को ही रखा जाता है। आपने अगर हाई स्कूल में पढ़ा हुआ हो इंटरमीडिएट में तो उस जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वहाँ पर आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन ही आता है, उसके बाद ही बाकी सारे जितने तत्व अवयव हैं, मतलब जितने भी तत्व हैं हमारे वो सारे बाद में ही आते हैं। तो कुल मिला करके बेस जो हमारा होता है वह केवल और केवल हाइड्रोजन ही होता है। तो इसी से तुलना करके और सारे तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं वह एटॉमिक भार होते हैं वह हमारे निकाले जाते हैं। तो एटॉमिक भार क्या होता है कि एक परमाणु का जो भार होता है उस तत्व का, जो कि किसके सापेक्ष होता है, हाइड्रोजन के सापेक्ष होता है, उसी को हम एटॉमिक भार बोलते हैं। ऑक्सीजन, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि जो ऑक्सीजन के परमाणु का भार जो होता है कितना होता है हमारा 16 मानकर ही तत्व के एटॉमिक भार ज्ञात किया जाता है। जैसे कि सोडियम का अणुभार कितना होता है हमारा, सोडियम का वह कितना होता है 23 होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सोडियम के परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से 23 गुना भारी है, मतलब
जो सोडियम का परमाणु है वह हाइड्रोजन के परमाणु से 23 गुना भारी है। मतलब हाइड्रोजन का परमाणु हल्का है और सोडियम का परमाणु भारी है। कितने गुना? 23 गुना भारी है। तो या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 23/16। तो कुल मिलाकर के जो हमारा सोडियम का जो हमारा परमाणु भार वो कितना निकलेगा? 23/16। इस तरह से आप खुद ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगला है हमारा वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी या इसी को हम संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, किसी तत्व के अणु को दूसरे तत्व के अणु के साथ जोड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम बैलेंसिंग बोलते हैं। एक तत्व है हमारा, मान लीजिए एक तत्व ये हुआ और एक तत्व हमारा ये हुआ। ठीक है, इन दोनों तत्वों के जो अणु हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। तो जब यह इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है, तो उसी को हम संयोजकता बोलते हैं। अगला है हमारा फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस संबंधी नियम। फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित क्या नियम है? इसमें 2 नियम इन्होंने दिए थे। इसका पहला जो नियम है हमारा वह क्या है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में, ये हमारा मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट गुजारा जाता है। कैसे हम गुजारेंगे? एनोड और कैथोड के माध्यम से ही हम इसमें से करंट गुजारेंगे। तो करंट गुजारा जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूट जाता है। जो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वह अपने आयंस में टूट जाता है, जो कि कौन कौन से होते हैं? हमारे पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव, दोनों आयंसों में यह टूट जाता है। आयंस की संख्या 2 बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, जो इसमें आयंस जो विभक्त होते हैं, विभाजित होते हैं, वह 2 बातों पर निर्भर करते हैं। नंबर 1 क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट में से गुजर रहे करंट की मात्रा। जो करंट है वह कितनी देर तक इसमें से गुजारा गया, कितनी देर तक इलेक्ट्रोलाइट में से गुजर रहे करंट की मात्रा, कितनी देर जो हमारा करंट है वह कितनी ज़्यादा मात्रा में यह करंट गुजारा गया है। अगर मान लीजिए इसमें जो करंट गुजारा जा रहा है, मान लीजिए 1 एम्पियर अगर गुजारा जा रहा है तो अलग तरह से इसमें विभाजन होगा। अगर 10 एम्पियर गुजारा जा रहा है तो अलग तरह से विभाजन होगा। मतलब कितनी मात्रा में हम करंट को गुजार रहे हैं उस पर पहली बात निर्भर करता है, और दूसरा वह निर्भर करता है कि करंट गुजारने का जो समय है, कितनी समय तक इसमें से करंट को गुजारा गया, उस पर भी निर्भर करता है। कि जैसे 10 एम्पियर का करंट है तो वह कितना, 10 एम्पियर का करंट तो पहली बात ज़्यादा हुआ, तो कितना करंट हुआ और वह कितने समय तक गुजारा गया, उसके अनुसार इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का आयनीकरण होता है वह हमारा निर्भर करता है। जैसे कि एक एग्जांपल यदि आप ले लें कि जो हमारी बैटरी होती है, अगर उसको मान लीजिए चार्जिंग करने के लिए अगर उसको 10 एम्पियर की ज़रूरत है, ठीक है, तो 10 एम्पियर की ज़रूरत है, तो हम इसको क्या करें कि इसको हम 5 एम्पियर ही दें बैटरी को। तो अगर यह 10 एम्पियर अगर इसको करंट मिलता है तो 2 घंटे में अगर चार्ज हो जाती है हमारी बैटरी, तो 5 एम्पियर यदि हम करंट देंगे तो निश्चित बात है यह 4 घंटे में ही चार्ज होगी। ठीक, तो कुल मिला करके देखिए जब बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है तो उसका कुल मिला करके आयनीकरण हो जाता है। वही आयन जो होते हैं बाद में हमें बिजली के रूप में मिल जाते हैं। तो अब हमने क्या किया कि इसमें 10 एम्पियर का करंट जो हमने प्रवाहित किया, और जैसे मान लीजिए 10 एम्पियर करंट जब हमने दिया तो कितनी देर में बैटरी हमारी चार्ज हो रही है? 2 घंटे में चार्ज हो रही है। तो करंट की मात्रा भी ज़्यादा है तो समय हमारा कम लग रहा है। अब जब जो हमारा करंट की मात्रा हमने कम कर दिया तो हमारी चार्जिंग का समय हमारा बढ़ गया। तो फैराडे का नियम यही था कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट को गुजारा जाता है तो वह इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वह अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक है, आयनीकरण उसका हो जाता है, और यह जितने भी आयन्स इसमें बनते हैं वो आयन्स निर्भर करते हैं 2 बातों पे। नंबर 1 क्या होता है कि करंट की कितनी मात्रा इसमें से गुजारी गई, ठीक, कितने मात्रा में करंट गुजारा गया, और दूसरा क्या निर्भर करता है कि वह करंट कितने समय तक के लिए गुजारा गया। इस पर भी यह आयनीकरण हमारा निर्भर करता है। अब इसमें जो एक फार्मूला हमारा बनता है M=ZIT, यह फार्मूला दिमाग में रखिएगा, इसको नोट करके, या आगे आपको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में काम आएगा। या इसी को हम M=ZQ, यह भी हम लिख सकते हैं
M इज इक्वल टू जेड क्यू। ठीक है, तो ये भी फार्मूला है और ये भी हमारा फार्मूला है। उसके बाद अगला जो दूसरा हमारा नियम आता है, अब दूसरा नियम क्या है, यदि एक ही मात्रा की बिजली अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट में से गुजारा जाए। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट हमारा ये है और एक इलेक्ट्रोलाइट हमारा ये है। ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट हमारा भरा हुआ है और दोनों में हमारे एनोड और कैथोड पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक ही मात्रा की बिजली हो, बिजली हमारी सेम, जैसे 220 वोल्ट हम इसमें से गुजारें और 220 वोल्ट हम इसमें से गुजारें, दोनों में से हम बिजली जो है हमारी सेम गुजर रही है। बस क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वह अलग अलग है। तो मुक्त हुए आयंज इसमें जो भाई, जैसे ही इसमें से हम बिजली का प्रवाह करेंगे तो इसमें भी आयनीकरण होगा और इसमें भी आयनीकरण होगा, तो इसमें भी आयन हमारे मुक्त होंगे, इसमें भी हमारे आयन हमारे मुक्त होंगे। तो जो आयंज के भार, इसमें जो आयंस का भार होगा और इसमें भी जो आयंस का भार होगा, उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक के भार के समान अनुपाती होता है, समान अनुपाती होता है हमारा दोनों का। फिर से एक बार देख लीजिए कि जब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वह अलग अलग है और सप्लाई हमारी एक समान है, तो जब इसमें और इसमें समान सप्लाई जो है गुजारी जाती है, इसमें और इसमें समान सप्लाई गुजारी जाए, तो निश्चित बात है इसमें आयनीकरण होगा, इसमें से हमारे आयन मुक्त होंगे। ठीक, तो जो ये आयन का जो भार होगा, इसका और इसका, दोनों का जो आयन का जो भार होगा, उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक, इसका रासायनिक तुल्यांक अलग होगा और इसका रासायनिक तुल्यांक अलग होगा। ठीक है, तो इन दोनों के रासायनिक तुल्यांक भार के समान अनुपात में होता है, दोनों का जो रासायनिक तुल्यांक भार का जो अनुपात होगा वह समान होगा। फार्मूला इसमें बनेगा M1 अपान M2 इज इक्वल टू E1 अपान E2 इज इक्वल टू Z1 अपान Z2। ये भी हमारा फार्मूला है, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके काम आएगा। अगला है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस के लाभ। अब इलेक्ट्रोलिसिस के लाभ क्या क्या हैं। नंबर एक, पहला हम क्या देखते हैं कि धातुओं को शुद्ध करना। धातुओं को शुद्ध करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं कि देखिए, तांबा तथा और धातुओं को इसी विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। जैसे हमारा तांबा है वो अशुद्ध है, ठीक है, या कोई और भी धातु है हमारी वह भी अशुद्ध है, तो अगर हमें शुद्ध करना है, अब देखिए कि धातुओं को हम कैसे शुद्ध करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और इसमें यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब जब किसी धातु को हमें शुद्ध करना होता है, मान लीजिए हमारा तांबे का एक प्लेट है, उसे हमें शुद्ध करना है, तो हम नेगेटिव वाले जो हमारा टर्मिनल होता है उसी को हम तांबे वाला जो हमारी प्लेट है उसी के रूप में उसको हम डाल देते हैं, मतलब नेगेटिव वाले को हम उसी तरह यूज करते हैं। अब इसमें से जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही विद्युत धारा का इसमें से प्रवाह होगा तो इसकी जो अशुद्धियां हैं वो क्या होंगी, इसमें से निकल करके, इस नेगेटिव प्लेट में से, जो तांबे की प्लेट है हमारी, उसमें से निकल करके इसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रह करके और ज़मीन इसकी जो बेस में चली जाती हैं, और यह हमारी जो प्लेट होती है वो शुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो यह इसकी एक विशेषता है, इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलिसिस की एक विशेषता होती है कि जिस भी धातु को हमें शुद्ध करना होता है तो उसको हम नेगेटिव वाली प्लेट के रूप में यूज कर लेते हैं, और जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि अपने आप इसमें से जो अशुद्धियां हैं वो निकल करके इसके बेस में, तलहटी में चली जाएंगी, और बाद में फिर इसको हम बाहर निकाल करके अपना हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया धातुओं को शुद्ध करने की एक विधि। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि इस विधि में सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ाई जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई एक धातु है हमारी, इसके ऊपर सुनहले कलर की एक पट्टी चढ़ी हुई होती है, कहते हैं इसके ऊपर कोटिंग कर दी गई है अलग धातु की। जैसे कि मान लीजिए कि लोहा है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर हमने सोने की एक परत चढ़ा दी, सोने की परत आपको दिखता है, तो एक्चुअल में वह होता तो लोहा है, लेकिन उसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई होती है वह सोने की होती है। किसी भी धातु पर हम किसी भी धातु का हम परत जो है हम चढ़ा सकते हैं। यह
कैसे हो पाता है? या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा ही यह संभव हो पाता है। कब भी हमको किसी को भी मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें एक बेस पदार्थ होता है। मान लीजिए हमारा ये लोहा है, ये हमारा बेस पदार्थ है, तो इसको हम जंग से बचाने, क्योंकि लोहा जो होता है वह समय के साथ मान लीजिए पानी पड़ता है या कोई भी चीज़ होती है, तो इसमें क्या होता है लोहा हमारा उसमें जंग लगनी शुरू हो जाएगी, जंग लगने से ये हमारा लोहा खत्म हो जाएगा। तो उससे हम क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक गैल्वनाइज्ड आयरन की जीआई की हम एक परत चढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारी जीआई की पाइपें वगैरह होती हैं या कोई भी चीज़ जो हमारी जीआई की होती है, जीआई की स्ट्रिप होती है, वो एक्चुअल में होती तो लोहे की ही है, लेकिन उसके ऊपर हम जीआई की एक परत चढ़ा देते हैं। वो इसीलिए ताकि उसकी लाइफ जो है हमारी ज़्यादा रहे, क्योंकि जो हमारी जीआई होती है, गैल्वनाइज्ड आयरन होता है, उसकी जो है लाइफ ज़्यादा होती है। तो हम उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हम उसके ऊपर एक जीआई की स्ट्रिप चढ़ा, इसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं, तो लोहे में जंग लगती नहीं है। और लोहे में क्योंकि ऊपर से तो हमारी जीआई की जो कोटिंग कर दी गई है, और जो हमारा जीआई है उसमें तो जंग लगेगी ही नहीं, तो हमारा लोहा जो है वह ज़्यादा समय तक हमारा सुरक्षित बना रहता है। तो इसमें एक बेस हमारा होता है जो अलग धातु होती है, और उसके ऊपर एक दूसरे धातु की हम कोटिंग लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी लाइफ भी मेंटेन हो जाती है, ज़्यादा दिन तक होती है, और यह देखने में भी सुंदर लगने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, आप हम करते कैसे हैं इसको, हम देखिए वह धातु जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मान लीजिए हमारी एक धातु है, ठीक है, या एक धातु है, इसको हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो सबसे पहले इसको हम केमिकल या रसायन से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसके ऊपर धूल ना हो, मिट्टी ना हो या चिकनाई ना हो, हर चीज़ से इसको पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे, साफ़ सुथरा कर लेंगे। ठीक, साफ़ सुथरा करने के बाद जब यह पूरी तरह से साफ हो जाए, मतलब ध्यान रखिए किसी प्रकार की इसमें मिट्टी या चिकनाई या किसी प्रकार का ग्रीस वगैरह कुछ भी इसके ऊपर लगा नहीं होना चाहिए। फिर उसे रेड प्लेट, हमेशा हम इसको रेड प्लेट के रूप में ही इसको यूज करेंगे। तो इसको रेड प्लेट जो हमारी होती है, मतलब कुल मिला करके जो हमारा कैथोड होता है के रूप में तार में हम यहाँ पर ऐसे लटका देते हैं, बांध करके हम लटका देंगे इसको। ठीक, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बांध करके हम लटका देंगे, और जो यह घोल होगा उससे अंदर यह पूरी की पूरी डूब जाए। जिस धातु की परत चढ़ानी हो उसी धातु के अनुकूल लवण को तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर हमने एक सोने की हमें परत चढ़ानी है, तो यह जो इलेक्ट्रोलाइट है वह उसी के अनुकूल हमें यह बनाना पड़ेगा। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, वह उसी के अनुकूल बनाना पड़ेगा। और फिर धन प्लेट या एनोड उसी धातु की प्लेट की बनाई जाती है, सोने की। जैसे कि अब मान लीजिए यह हमारा लोहे का है, इसके ऊपर हमें सोने की परत चढ़ानी है, तो इसके अनुकूल यह हमारा अपना एक इलेक्ट्रोलाइट तैयार कर लेंगे। और उसके बाद यह जो पॉजिटिव वाली जो प्लेट होगी ना, यह हमारी वही सोने की प्लेट होगी, ठीक, जिसका हमें इसके ऊपर कोटिंग करनी है, नेगेटिव वाले के ऊपर कोटिंग करनी है। तो वही वाला जो हमारा पॉजिटिव वाला जो होगा टर्मिनल हमारा, वही उसी धातु का होगा। अब क्या होगा कि हम डीसी सप्लाई इसमें से गुजारेंगे। यह मान लीजिए हमारी लोहे की है और ये सोने की है, ठीक है, और उसी के अनुकूल ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब हम इसमें से जब डीसी सप्लाई जब हम गुजारेंगे, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में से जो इलेक्ट्रोलाइट में से धातु की जो पॉजिटिव हमारी आयन होते हैं वो मुक्त होकर कैथोड वाली वस्तु पर जाके जम जाते हैं। यहाँ से पॉजिटिव वाले आयन निकलेंगे और इस पर जाकर के जम जाएंगे। तो यह क्रिया लगातार जब तक सप्लाई इसमें देते रहेंगे तब तक यह क्रिया बार बार होती रहेगी। होते होते क्या होगा कि इस पर पूरी तरह से वो आयन जो आकर के चिपक जाएंगे और यह पूरी तरह से सोने की प्लेटिंग इसके ऊपर हो जाएगी। तो यही होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्रिया। फिर से एक बार समझ लीजिए कि यह पूरा एक बीकर होता है, इसके अंदर हमें जिस भी धातु का हमके ऊपर कोटिंग करनी है, मान लीजिए हमारा लोहे का धातु है, तो हम उसी के अनुकूल यह हम इलेक्ट्रोलाइट तैयार कर लेंगे और यह हम लोहे का हम एक जो हमारा नेगेटिव वाले पर लोहे को लगा देंगे और पॉजिटिव वाले पर हम सोने का लगा देंगे, या चांदी का है तो चांदी का लगा देंगे, जिसकी भी कोटिंग हमें करनी है। अब इसमें हम जब डीसी सप्लाई हम देंगे तो क्या होगा, इसके जो पॉजिटिव आयंस हैं वो मुक्त होकर के इस पे जा करके इकट्ठा होने लगेंगे, जमने लगेंगे, और जमते जमते एक समय आएगा कि जब इसके ऊपर पूरी तरह से कोटिंग हो जाएगी और या पूरी तरह से सुनहरे कलर का ये बन जाएगा। तो यही होती है हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसका जो नोट्स होगा वो मैं अगली वीडियो में आपको कवर करा दूंगा, लिखवा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।